हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 10 फिजिक्स, पहला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लाइट के बारे में जान लें कि ये वही तो चीज है जिससे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है हम आगे पढ़ते हैं, पहले हम जान लेते हैं लाइट क्या है। ठीक है, तो हमारे आसपास हम जो भी चीजें देख पा रहे हैं वो किसके बदौलत मुमकिन है, लाइट के बदौलत ही मुमकिन है। हम क्या अंधेरे रूम में कुछ देख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आंख में, दोनों आंखों में अपने हाथों को रख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं दिखेगा आपको। ठीक, क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमें आंखों में हमारे ना लाइट पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, हम देख पाते क्यों है किसी ऑब्जेक्ट को? जब भी लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है ना स्टूडेंट्स, तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आता है और वो इमेज बनाता है उस ऑब्जेक्ट का। इस कारण हम उसे देख पाते हैं। ठीक है, ये फेनोमेना है, इस कारण ही हम थिंग्स को देख पाते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। ठीक है, लाइट वह एनर्जी है, वह एनर्जी सोर्स है जो हमें देखने में मदद करता है। ठीक है, अच्छा कैसे देख सकते हैं हमने बता ही दिया। ओके, रिफ्लेक्शन होता है ऑब्जेक्ट से लाइट का, जब लाइट उस पर फॉल करता है और वो फिर आता है हमारे आंखों में। ठीक है, वहां इमेज बनता है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगला आता है लाइट का नेचर कैसा होता है। तो बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन रहा है। ठीक है, सबसे पहले बोला गया कि लाइट तो वेव नेचर का है। ठीक है, धीरे धीरे पार्टिकल नेचर भी आने लगा समझ में। ठीक है, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो क्वांटम थ्योरी करके एक आई। ठीक है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उससे। ठीक है, 12th क्लास में आपको पढ़ना ही है। तो उसमें क्या बताया गया ना कि लाइट डुअल नेचर्ड है, दोनों ही नेचर है लाइट का। पार्टिकल नेचर भी फॉलो करता है और वेव नेचर भी फॉलो करता है। ओके स्टूडेंट्स, पता चल जाएगा आपको हायर क्लासेस में कैसे क्या है, क्या क्या फेनोमेना लिंक्ड है इनसे। ओके ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम आगे डेफिनेशन में रे का। ओके, क्योंकि देखिए जो भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होना है वो लाइट का तो होता ही है, लेकिन लाइट के फॉर्म को समझने के लिए, उसके प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कुछ कोर डेफिनेशन हमें जानने बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे रे क्या होता है? रे होता है अ सिंगल लाइन ड्रॉन, ठीक है, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक सिंगल लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, इमेजिनरी होती है। ये हमें प्रॉपर्टीज को समझना है ना लाइट के, इसके कारण हमें इसका सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, लाइट को तो हम देख नहीं ना सकते हैं, लाइट को बनाएंगे कैसे, किस फॉर्म में? तो उसे स्ट्रेट मानते हैं, उसे इमेजिन किया जाता है। ठीक है, तो एक रे क्या है? रे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ओके, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब आते हैं अगली टर्म में, बीम क्या हो जाता है। ठीक है, बीम क्या हो जाएगा? तो बीम हो जाता है कलेक्शन ऑफ रेज। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह। और तीन टाइप के बीम्स होती हैं, पैरेलल, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। इसका मतलब भी आप समझ ही लीजिए। पैरेलल का मतलब है सारी बीम्स आपस में ना इक्वल डिस्टेंस, इक्वल स्पेस्ड रहेंगी। ओके, इन्हें बोलते हैं पैरेलल बीम्स। ओके, अच्छा डाइवर्जेंट बीम क्या होता है? डाइवर्जेंट बीम एक सोर्स से निकलकर बाहर फैलता है। डाइवर्जेंट बीम बाहर फैलता है। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम जो होता है वो बाहर की तरफ निकलेगा, बढ़ता हुआ एंगल बढ़ता चला जाएगा। ओके ठीक है, उसके आते हैं कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम क्या होता है? ये आता है एक पॉइंट पे, सारे डायरेक्शन से एक पॉइंट पर आ रहा होता है, कन्वर्ज करता है। इसे बोलते हैं फैलना, डाइवर्ज करना, और इसे बोलते हैं कन्वर्ज करना। ठीक है, तो कन्वर्जेंट बीम क्या होता है? एक पॉइंट के ऊपर आके मिलने का कोशिश करेगा। ठीक है, एक पॉइंट पर मिलता है कन्वर्जेंट बीम। और डाइवर्जेंट बीम क्या होता है? एक पॉइंट से फैलता है दूर। ठीक है, तो ये हो गया बीम का टाइप्स, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज जस्ट अ बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। ठीक है, और रिफ्लेक्शन पार्टली या होली भी हो सकता है लाइट का। ठीक है, बहुत सारा लाइट एब्जॉर्ब भी हो जाता है, कोई भी परफेक्ट रिफ्लेक्टर नहीं होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। 100% रिफ्लेक्शन किसी भी चीज का नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाईली पॉलिश्ड प्लेन मिरर जो हो ना, उसी का रिफ्लेक्शन जाता है हाईएस्ट। पॉसिबल नहीं है कि 100% रिफ्लेक्शन कोई भी बॉडी कर दे। ओके, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर ही लेता है वो लाइट। ठीक है, अच्छा
फिर से देख लीजिए रिफ्लेक्शन क्या है, फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस कंप्लीटली और पार्टली। ठीक है, अच्छा अब ये जो है रिफ्लेक्शन ये करता है जो सरफेसेस, जो प्लेन स्मूथ पॉलिश्ड सरफेसेस, जो स्मूथ पॉलिश्ड सरफेसेस ये रिफ्लेक्शन करते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं मिरर। ओके, तीन टाइप के मिरर होते हैं, एक प्लेन होता है, एक कनकेव होता है और एक कन्वेक्स होता है। ठीक है, आइए उनका शेप देख लें हम। प्लेन मिरर प्लेन ही रहेगा। ओके, अच्छा ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे मतलब जो रे गिरता है, द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस। और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, द रे विच गेट्स बाउंस्ड ऑफ फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, और इनके बीच में एक नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल डिसाइड करता है इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, कनकेव मिरर का कैसा होता है, कनकेव मिरर केव की तरह होता है, ये केव हो गया, केव पीछे का पॉलिश्ड सरफेस है, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जो भी पॉलिश्ड सरफेस रहेगा ना उसके अपोजिट वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस से ही, पॉलिश्ड सरफेस के कारण ही रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, सिल्वर कोटिंग का होता है ये। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड वगैरह उसी का कोटिंग रहता है ये। उसके आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का क्या रहता है, कन्वेक्स मिरर का ये जो बल्ज रहता है ना, बल्ज, ये बल्ज जो होगा ना, बल्ज वो हो जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इनमें भी देखिए नॉर्मल होता है, एक इंसिडेंट रे होता है और एक रिफ्लेक्टेड रे। ऑब्वियसली होना है, रिफ्लेक्शन है तो मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होना ही है। ठीक है, यहां भी वही केस है। ओके, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस। ठीक है, सरफेस के किसी पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, उसे नॉर्मल बोलते हैं। जैसे प्लेन मिरर का तो कहीं भी नॉर्मल ड्रॉ हो सकता है परपेंडिकुलर टू द मिरर। अच्छा, कनकेव मिरर में आपको समझना है नॉर्मल कैसे बनेगा। तो नॉर्मल हमेशा बनता है उस पॉइंट पे और यहाँ पे हम टेंजेंट बनाते हैं। तो इस टेंजेंट पे ये जो लाइन है ना, ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है परपेंडिकुलर है ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर। ठीक है, हम किसी भी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह यहाँ का नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो या इस पॉइंट के लिए टेंजेंट ये हो जाता है कुछ ऐसा। ठीक है, और टेंजेंट पे जो भी हम 90 डिग्री का लाइन बना रहे हैं उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, ये डिसाइड करता है ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल। ठीक है, अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है ना उसे हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो बीच का एंगल है, ये जो बीच का एंगल है इसे ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, डायग्राम आप देख सकते हैं, अच्छे से इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ वो बोलता है ना कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन में तीनों लाई करते हैं, क्योंकि जब एग्जैक्टली वन पॉइंट पर आकर मीट करने हैं तीनों को। ठीक है, तो प्लेन भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, क्योंकि हम तो ये क्या है, ये एक प्लेन ही ना है। एक प्लेन में आप देख सकते हैं ना कि ये तीनों चीजें जो है एक जगह आकर मीट कर रही हैं। ठीक है, तो पहला रूल हो गया कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है ना कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये हर बॉडी के लिए है, आपके लिए वैलिड। ठीक है, प्लेन हो, कर्व्ड हो, इरेगुलर हो, सारे तरह के बॉडीज के लिए, सारा तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए ये दोनों लॉज एप्लीकेबल हैं। ओके, देख सकते हैं कैसे। ये हो गया प्लेन सरफेस, तो यहाँ पे क्या हो गया, हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड ये इंसिडेंट रे होगा। ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सारे केसेस में होगा। इवन यहां भी होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस फर्क क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और हो गया। क्यों हो गया, डिपेंडिंग ऑन द नॉर्मल टू द सरफेस। अब इस सरफेस का नॉर्मल कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसा सीधा रहेगा, और इस सरफेस का टेंजेंट रहेगा कुछ ऐसा, इसीलिए इसका नॉर्मल बन रहा है ऐसा। ठीक है, आप स्टूडेंट्स समझ रहे हैं इस चीज को। तो इरेगुलर सरफेसेस के लिए क्या हो जाता है, जो नॉर्मल होता है ना वही बदल जाता है, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उनका चेंज हो जाता है। ठीक है,
भले रेज पैरेलल आए, जैसे इस केस में आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है, हर एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। सारे एंगल्स यहाँ पे इक्वल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनइक्वल हो जा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉर्मल जो है ना वही चेंज कर जा रहा है। बाकी I1 इज इक्वल टू R1 रहेगा, ठीक है, I1 इज इक्वल टू R1 रहेगा, I2 इज इक्वल टू R2 रहेगा, क्योंकि ये तो हमारा सेकंड लॉ है ना स्टूडेंट्स, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो रहना ही रहना एट द पॉइंट, ठीक है। लेकिन I1 और I2 इक्वल नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल ही बदल गया हमारा, ठीक है। पहले नॉर्मल ऐसा था, अब नॉर्मल ऐसा आ गया है, ठीक है, नॉर्मल बेंड हो गया, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है। ओके, नोट कर लीजिए इसे आप स्टूडेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं मिरर्स की आगे, ठीक है। तो मिरर्स क्या करते हैं, मिरर्स हमें इमेज बना कर देते हैं। तो पहले इमेज के बारे में तो जान लेते हैं, इमेज क्या होता है। इमेज क्या होता है, इमेज वो पॉइंट है जहां पे रेज ऑफ लाइट ना या तो एक्चुअली में मीट करती है या अपीयर करती है, हमें लगता है कि वो मीट कर रही है, ठीक है। क्या होता है, वेयर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर्स टू मीट, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्ट होने के बाद, बाउंस होने के बाद, या रिफ्रैक्ट होने के बाद। रिफ्रैक्ट मतलब किसी वो ऑब्जेक्ट के थ्रू निकल गया लाइट, ठीक है। उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, कैसे क्या होता है रिफ्रैक्शन। ओके, तो इन दोनों फेनोमेना के बाद जो भी लाइट हमें एक्चुअली में मीट करती हुई नजर आएगी या फिर अपीयर करेगा, लगेगा ऐसा कि हमें कि मीट हो रहा है, ठीक है, मिल रही है, तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये लगेगा कि मिल रही है या फिर मीट कर रही है, उस पॉइंट को हम इमेज बोलते हैं, ठीक है। वहां पर हमें ऑब्जेक्ट का एक शेप देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब दो टाइप की इमेजेस होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ओके, रियल इमेज क्या होती है, जो रियल इंटरसेक्शन से बनती हैं, ठीक है। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो इमेजिनरी इंटरसेक्शन से बनती हैं, या जिसमें लाइट रेज अपीयर होते हैं कि वो मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे। ओके, रियल इमेजेस को हम स्क्रीन पर ला सकते हैं, ठीक है, और वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पे नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा तीसरा जो होता है, रियल इमेज जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड रहेगा, और वर्चुअल इमेज जो होता है हमेशा इरेक्ट रहता है। इन्वर्टेड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर सीधा ऊपर है इस तरह, तो उसका इमेज बनेगा उल्टा नीचे की ओर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऐसा बनेगा, ठीक है, तो ये हो गया इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और ऑलवेज इरेक्ट का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी हमारा इस सीधा ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इमेज उलट जाता है, ठीक है। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। इन बातों को ध्यान में रखना है, आपको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आइए अब हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में एक प्रैक्टिकल डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, समझ लीजिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज, इंसिडेंट रेज आ रही है मिरर पर, प्लेन मिरर एक रिफ्लेक्ट कर रहा है ये, ठीक है, ये रेज रिफ्लेक्ट की है, रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, ठीक है। इधर से भी रे इंसिडेंट है, इधर से भी रे इंसिडेंट है, ये दोनों रिफ्लेक्ट करके इक्वल एंगल से एक पॉइंट पर आकर मीट कर गए, तो ये रियल मीट हुआ, ठीक है, ये रियल मीट है, एक्चुअली में लाइन मीट कर रही है, तो यहाँ पे जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है उसे बोलते हैं रियल इमेज। ओके, अच्छा, वहीं पे यहाँ पे आ रहे हैं हम, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के पहले, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकली और रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, क्योंकि मिरर के आर पार तो जा नहीं ना सकती है रेज, क्योंकि तो पॉलिश्ड सरफेस है, तो रिफ्लेक्ट कर गई दूर। अब ये देखिए कन्वर्ज कर रही है, तो कहीं भी मीट करेंगे ही नहीं, तो इमेज तो फॉर्म होना नहीं है रियलिटी में फॉर्म नहीं होगा, लेकिन हमें अपीयर करेगा, लगेगा कि हाँ इमेज कहाँ बन रहा है, पीछे की ओर बन रहा है। इन्हीं रेज को हम ना पीछे की ओर प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और वो अपीयर्स टू मीट है, ये कंडीशन है, कौन सा अपीयर्स टू मीट वाला हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं है, जब रियलिटी में इमेज कन्वर्ज करके मीट ही नहीं कर सकती है, इस तरह डाइवर्ज कर रही है, फैलने लग गई, तो क्या करेंगे हम, मिरर की पीछे की ओर हम इन्हें प्रोड्यूस करते हैं रेज को, और जहां पे ये मीट करती हैं उस पॉइंट को हम बोल देते हैं, मतलब जहां पर ये अपीयर कर रही है मीट होने को पीछे की ओर मिरर के, उस पॉइंट को हम वर्चुअल इमेज बना देते हैं। ओके, नोट कर लीजिए सर स्टूडेंट्स। आइए अब हम प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं। तो प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर एक हाईली स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है, मेड आउट ऑफ प्लेन ग्लास प्लेट। ओके, और पॉलिश कैसे किया जाता है, इसे पॉलिश सिल्वर के कोटिंग से किया जाता है।
जिस सरफेस को हम पॉलिश कर देंगे ना वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करने लगता है। ओके, अच्छा, प्लेन मिरर का ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया और उसके अपोजिट साइड क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और एक चीज क्या है, प्लेन मिरर में अगर हम पैरेलल रेज को इंसिडेंट कराएंगे तो जो रिफ्लेक्ट होगा ना रेज वो भी पैरेलल ही होगा। ओके, कोई एंगल में चेंज होना ही नहीं है क्योंकि ये तो प्लेन सरफेस है। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है इमेजेस जो भी फॉर्म करता है प्लेन मिरर, तो पहला होता है ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम रहने वाला है। ऑब्जेक्ट का मिरर से दूरी और इमेज का मिरर से दूरी सेम रहने वाला है। जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर फॉर्म करता है और इरेक्ट होता है। ओके, और क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन शो करता है प्लेन मिरर। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन मतलब हमारा जो लेफ्ट साइड है वो प्लेन मिरर में लगेगा कि वो राइट साइड है। ओके, लेफ्ट और राइट के बीच में एक्सचेंज इंटरचेंज हो जाता है, राइट और लेफ्ट के बीच में एक्सचेंज इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शन हमें लगता है कि चेंज हो गया है। जैसे कि हम अगर कंघी कर रहे हैं इस साइड लेफ्ट साइड तो हमें अपीयर करेगा कि हमारा इमेज क्या है, राइट साइड को कंघी कर रहा है। ओके, तो इसे बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन इस फेनोमेना को। ठीक है, तो ये था प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर के बारे में आपको इतना कुछ नहीं डिस्कस करना था, जानना था। ठीक है, हमें मेन फोकस स्फेरिकल मिरर्स पे ही रखना है। तो इस लेक्चर को मैं आज यहीं समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा स्फेरिकल मिरर से अपना, ठीक है, जर्नी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए।